नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी अब अपना झूठ खुद ही सामने लाने लगे हैं? क्या उनकी नफरत फैलाने की राजनीति अब जगह जगह पहुंच गई है, सड़कों पे दिखने लगी है? और क्या भारतीय जनता पार्टी में अब उनकी नीतियों और नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं? और क्या अब कुछ लोगों की रीढ़ उगने लगी है? कमोबेश इन्हीं सारी चीजों पे बात मैं जिक्र करूंगा कि नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य और यह इतना उन्नत है जिसमें मैं सिर्फ अवसर दे रहा हूं या दे सकता हूं। यानी आप समझ लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी यह कहकर बार बार सत्ता में आते रहे या बार बार इस देश के तमाम उन लोगों को जो 2014 में स्वतंत्र हुए हैं, आजाद हुए हैं, उनको यह समझाते रहे कि 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ है, वही नरेंद्र मोदी अब यह कहने के लिए विवश हो गए हैं कि यह सामर्थ्यवान भारत था। यानी वो जो पहले कहते रहे वो सब झूठ था और उन्होंने इसके एक झूठ का सबसे बड़ा जो खुलासा किया वो ये किया कि वो कहने लगे कि जब मैं ट्रेन में जाता था, ज्यादा भीड़ होती थी, तो मैं किसी का हाथ देखने लगता था ज्योतिषी बन के, और उसके बाद में उसका जब हाथ देखने लगता तो थोड़ी देर में वो मुझे अपने पास बैठने की जगह दे देता और मैं आराम से अपनी यात्रा कर लेता था, हालांकि मैं ज्योतिषी नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ठगी और झूठ का पूरा कारोबार आज से नहीं चल रहा है। उन्होंने इन दो बातों से स्वीकार कर लिया कि उनका गुजरात मॉडल भी झूठ था, वैसे ही था जैसे वो ज्योतिषी बन जाते हैं। और वो जो पूरे देश में आकर कहते थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो जो जिस सामर्थ्य की बात करते हैं कि भारत में सामर्थ्य, तो वो सामर्थ्य तो भाई नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नहीं, पहले से था। और जब पहले से था, उसी भारत का ही सामर्थ्य है कि जिसके बूते नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारे पदों पर पहुंचे। वो उसी लोकतंत्र का सामर्थ्य, वो सामर्थ्य है उस संविधान का, वो सामर्थ्य है उस व्यवस्था का जो नेहरू ने दी। तो जब और उस का सामर्थ्य जो पंडित नेहरू ने तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस बना के खड़े किए, तमाम कंपनियां बना खड़ी की, जिनको बेच करके नरेंद्र मोदी अपना धंधा चला रहे हैं। और धंधा चलाने में माहिर हैं, इस बात का सबूत वो अपने ज्योतिषी वाली बात से दे ही देते हैं कि नहीं कुछ मिला तो हाथ देखने का ही धंधा शुरू कर दिया और उसी बूते बैठ गए, जगह बना ली। और ऐसे ही शायद उन्होंने अपनी राजनीति में भी जगह बनाई है और ऐसे ही उन्होंने इस देश के तमाम लोगों को मूर्ख बनाकर बनाई है। वो 23 करोड़ लोग जो मूर्ख बने और उनकी मूर्खता के कारण हमारे देश को वो प्रधानमंत्री मिला जो नाली की गटर की गैस से चूल्हा जलाता है। हालांकि कैसे जलाता है ये वही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये वही जानता है कि बादलों से वो रडार की जो दृष्टि है उसको छिपा लेता है। तो ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं और जब ये सारी चीजें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि वाह मोदी जी, वाह आप तो महान हैं। और जब हम ये बात कहते हैं तो आप ये समझ लीजिए वही बात जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जिसके घर या जो सुबह सुबह मोदी का चेहरा देख लेता है या जिसके घर पे मोदी के तस्वीर वाली झोला पहुंच जाता है, उसका उसके घर दारिद्रता आ जाती है।
तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर दारिद्रता आ गई नरेंद्र मोदी के आने के बाद, वह भी हम देख रहे हैं। अब आता हूं नफरत की बात पे। नफरत किस तरह से फैलाई गई है, न सिर्फ भारत के तमाम हिस्सों में, देश की राजधानी में भी देखने को मिलती। जुमे की नमाज होती है, हम सब जानते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसको इतना अहम माना गया है कि हर मुसलमान को जुमे की नमाज कम से कम पढ़नी होती है और उसमें वो अल्लाह ताला से इबादत करता है सबके खुशहाली की, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। ऐसी एक दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में हो रही थी और उस नमाज के दौरान सड़क के किनारे हो रही थी, जो सड़क का वह हिस्सा था जहां पर यातायात नहीं चल रहा। आप सोचिए, किसी को परेशानी नहीं थी, लेकिन पुलिस के लोग आए, जबरन आकर के, पूरा ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा था, आकर के उनको लात मार के, यदि आपको यही था कि हटाना है तो आप वार्निंग दे देते, आप कुछ और कर देते। किसी के गले में मुक्का मार रहे हैं, छाती में मुक्का मार रहे हैं, किसी के लात मार रहे हैं, किसी के कुछ कर रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये नफरत को दर्शाता है, ये वही नफरत दर्शाता है जैसे मथुरा का वह युवक जिसने, आरपीएफ का वह जवान जिसने यात्रा कर रहे कुछ लोगों को नाम पूछ के कि वो दूसरे समुदाय से हैं, उनको खत्म कर दिया। वैसे ही यहां पर हो रहा था कि नफरत फैलाने का ये खेल जिस तरीके से किया, उस तस्वीर को, उस वीडियो को देखने के बाद में मुझे भी तकलीफ हुई कि हम कौन सा भारत बना रहे, क्या यह भारत है? और इसके बाद में नरेंद्र मोदी का केरल से घोषित किया गया हुआ प्रत्याशी जो मुस्लिम समुदाय से आता है, वह कहता है कि मदरसों में अंधेरा है और ये नरेंद्र मोदी की टार्च की रोशनी से हम उजाला लाएंगे। अब आप समझ सकते हैं वो क्या उजाला लाएंगे जो खुद अंधेरा करने पे यकीन रखते हैं, वो क्या उजाला लाएंगे जो दूसरों का हक मारने का यकीन रखते हैं, वो क्या लाएंगे जो खत्म करने का यकीन रखते हैं, खुद के अलावा किसी को जीने नहीं देना चाहते हैं, उसका सब छीन लेना चाहते हैं। जब हम इस बात पे बात करते हैं तो हम एक और चीज देखते हैं। आपको याद होगा कि बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के जो बैंक खाते हैं और यूथ कांग्रेस के हैं और एनएसयूआई के हैं, ये सारे खाते सीज कर दिए थे, फ्रीज कर दिए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और कैसे कहा था कि 210 करोड़ रुपया आपसे वसूलना है, किस बात का? कि इनकम टैक्स, जिस पर इनकम टैक्स पड़ता ही नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, उससे इनकम टैक्स लेने की बात थी। इसलिए क्योंकि एक रिटर्न भरने में देरी हुई थी, रिटर्न भरने में देरी पे एक नॉमिनल सा जुर्माना हो सकता है, लेकिन इस तरह से तो नहीं हो सकता है। इसको लेके कांग्रेस के वकीलों ने ट्रिब्यूनल में अपील की थी। अब ट्रिब्यूनल में कौन लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं ये हम सब जानते हैं और इस चीज को हम देख रहे हैं। उसमें जो ऑफिसर्स या विशेषज्ञ वकील जो अपॉइंट किए जा रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी से, इसलिए इंसाफ की तो उम्मीद कर नहीं सकते थे। फिर भी चूंकि प्रक्रिया है कानूनी, तो कांग्रेस वहां गई, उसको लेकर के अपील करी। तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खातों में जितना पैसा था सब निकाल लिया। बहरहाल अपील के बाद में जैसा होना था ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया, कहा नहीं कोई वो सुनवाई। कांग्रेस पार्टी ने कहा ठीक है, मत सुनवाई कीजिए, हम हाई कोर्ट जाएंगे, आप खारिज कर दीजिए, और खारिज कर दिया गया। तो शिवरात्रि पे उन्हें, कांग्रेस पार्टी को यह शुभ सूचना दी जाती है कि हाँ साहब आपका मुकदमा खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज किया जा रहा है इसका कोई जायज कारण मौजूद नहीं है, लेकिन सब परेशान करना है तो ये करना है। एक्ट के मुताबिक
इस तरह से खारिज करने का और इस तरह से पेनाल्टी लगाने का बन ही नहीं रहा था। इतनी बड़ी पेनाल्टी नहीं बन सकती है, लेकिन जब करना ही हो, पहले ही से जजमेंट सोच के रखा हो, तो यही होता है। और यही जजमेंट यह सरकार हर जगह करती है। मेरी आज ईडी और इनकम टैक्स के 2 ऑफिसर्स से, पूर्व ऑफिसर्स से बात हुई, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा, भाई साहब आप कहां बात करते हैं इसकी कि ये कोई काम करेंगे या कोई उस उद्देश्य से काम करेंगे। अब तो इनका नाम ही बीजेपी का ही कोई सेल रख देना चाहिए। इसे ईडी कहना या इनकम टैक्स कहना ही बेमानी। तो आज हमें बिल्कुल यही लग रहा है, जब ये सारी चीजें हम देखते हैं तो चीजें हमें साफ साफ नजर आती हैं। उन्होंने इतने लंबे साल तक वहां काम किया। बता रहे थे वो जो ईडी के ऑफिसर्स थे कि हमने इतने लंबे समय, जब से ईडी बनी तब से काम किया, और पहली बार हमने यह स्थिति देखी कि यह ईडी इस तरह भी काम करती। कहा हमने कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। कांग्रेस की सरकार थी, उसने कभी नहीं रोका। उसने नाम लिया, उसने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हमने कार्रवाई की और उसमें हमारे पास में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमने जो कार्रवाई की, फाइल चलाई, सब कुछ हुआ, कांग्रेस ने हमें नहीं रोका। लीगल प्रोसीडिंग्स में डिले हुआ। इनकी सरकार आ गई तो इनकी सरकार ने आकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह को रियायत देना शुरू किया, और उसका नतीजा यह हुआ कि वह केस आज कोई पूछ नहीं रहा है कि उस फाइल पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं जिसपे सारी जांच कंप्लीट हो चुकी है। सारी जांच कंप्लीट होने के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से उनकी बात जायज थी। इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने बता रहे थे कि उन्हें कैसे विवश किया जा रहा था कि वो लालू प्रसाद यादव की बेटी को जबरन मुलजिम बनाए और जबरन यह कहें कि यह संपत्ति जो बहुत थोड़े की है वो बहुत ज्यादा की है, और उसे आय से अधिक संपत्ति में दिखाएं। तो इस तरह से उन्हें दबाव डाला जा रहा था। इस तरह से दबाव डाला जा रहा था कि कैसे नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को लेकर के एक झूठा वो बनाया जाए। जब उन्होंने मना कर दिया, कहा इस तरह से नहीं होता है, मैं अपने जो वाजिब तरीके हैं, वाजिब जो डिफाइन है एक्ट में, उसके मुताबिक करूंगा। तो उन्हें कहा गया कि ठीक है, आप एक्ट के मुताबिक कीजिएगा, और फिर उन्हें उससे हटा करके दूसरी जगह भेज दिया। तो इस तरह की ये 2 घटना मैं इसीलिए जिक्र कर रहा हूं कि सरकार न्यू कार्रवाई करती है, जहां उसको बेनिफिट होता है तो 24 घंटे के अंदर कहीं, जहां जमीन खरीद का मामला है, वहां पर जाके पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई कर देंगे, या है भी नहीं है। आपने हेमंत सोरेन का मामला देखा, अपने आप में यूनिक है, जहां पीएमएलए एक्ट का कोई केस ही नहीं बनता, वहां ये हालत कर दी एक सिटिंग सीएम के साथ। भाई जहां मनी लॉन्ड्रिंग, मनी इन्वॉल्व हुई हो, वहां करिए, तब तो बात सही है। जमीन का मामला यदि है भी है, नहीं है, मैं मान लेता हूं कि है, तो भी वो रेवेन्यू में जाएगा। कि कैसे हो सकता है? उसके लिए रेवेन्यू बोर्ड बने हैं, रेवेन्यू का और दूसरे तमाम प्राधिकारी हैं। तो इसका मतलब है इस देश की बाकी सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया जाए। तो यह हालत है। इसके बाद यही सारी वजह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में और तमाम विपक्षी दलों में, जो कथित रूप से विपक्षी दल हैं, उन सबको कैसे डराया गया है, क्योंकि डरते वही हैं जो कहीं गड़बड़ होते हैं। तो डराया गया है कि वो जाकर के सरेंडर कर देते हैं। पार्टी के कोई व्यक्ति होते अन्याय पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इतने सब के बावजूद लोग अब बोलना भी शुरू हो गए, और जब बोलना शुरू हो गए हो तो निश्चित रूप से आता है कि आखिर
हो क्या रहा है। तो जब हो क्या रहा है तो आपको पता चलेगा कि चुरू से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के राहुल कसवा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के खिलाफ मुहिम खोल दी है। उन्होंने कह दिया है कि यूं नहीं चलेगा, आप भगवान नहीं हैं, हम जनता के बूते आते हैं। आप हमारा टिकट काट देंगे और सोचेंगे कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो यह तो नहीं हो। और उन्होंने बिल्कुल झंडा बुलंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में खलबली इस बात की मची है कि यह खबर यदि ज्यादा फैली तो कहां कहां बवाल हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक तो डर के कारण लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ टिकट क्यों हो, चुपचाप लोग सरेंडर कर दे रहे हैं। तो यह हालत हो, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता है जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं शेखावत साहब, भैरव सिंह शेखावत थे, उनके बेटे गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके खिलाफ उन्हीं के क्षेत्र के विधायक राठौर ने खोल दिया है मोर्चा और उन्होंने कह दिया है कि आपको हम नहीं जीतने देंगे। अब परेशान है पूरी भारतीय जनता पार्टी कि किस अंदाज में कैसे क्या किया जाए। तो कम से कम राजस्थान से यह खबर तो आई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा रही, और इतनी कड़ी चुनौती दी जा रही है जो दूसरे लोगों के लिए नजीर बन रही। इस पर तमाम सारे वो लोग जो हरियाणा में भी हैं, जिनको ये लग रहा है, कहा जा रहा है कि शायद इनकी टिकट काटी जाएगी, वो लोग अब आक्रामक मुद्रा में कि अच्छा देखेंगे फिर। इसी तरीके से कुछ और जगह भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से आ रहा है। कई सारी जगह पे इस बात का गुस्सा आ रहा है। तो आप ये समझिए, जो 195 टिकट घोषित की गई थी, 2 लोग उनमें टिकट वापस कर चुके हैं। जो बचे हैं उनमें हालत यह है कि उनको उन्हीं के लोग हरवाने के लिए अब तैयार बैठे, और इतना ज्यादा अंदर अंदर सुलग रहा है कि जब तमाम सारे लोग जिनसे डिस्कस होता है, जो विद्वान है, वो कहते हैं कि अब हालात खराब। उधर राहुल गांधी ने जो भर्ती विधान को लेकर के, न्याय को लेके, और दूसरा जो शुरू किया है रोजगार को लेकर के, कि पहली नौकरी का जो उन्होंने किया है कि कोई बच्चा हिंदुस्तान का जो ग्रेजुएट कर लेगा, डिप्लोमा कर लेगा, वो बेरोजगार तो नहीं रहे, उसे एक नौकरी तो तुरंत मिल जाएगी। वो नौकरी होगी कि पहली नौकरी। तो उसे जो ये पहली नौकरी का उन्होंने किया है, इससे पूरे देश में युवाओं के अंदर एक विश्वास जागा है। मैं आज आईटी पार्क गया था और वहां पर मैंने पता किया क्या स्थिति है। तो मुझे 4-5 बीटेक किए हुए लड़के मिले जो 8-8 हजार रुपए महीने पे नौकरी कर रहे हैं। सोचिए, 8 हजार रुपए महीने पे नौकरी करने के लिए मजबूर है बीटेक करने के बाद। यानी 8 हजार के हिसाब से आप जोड़ लीजिए साल का कितना बनता, 1 लाख भी नहीं बनता है। और ऐसी स्थिति में यदि 1 लाख की यह गारंटी होगी तो कम से कम वो और कुछ न कर सके, अपनी योग्यता के अनुसार तैयारी भी कर सकता है, स्वावलंबी हो सकता है और एक मुकाम हासिल कर सकता है। तो यदि इस तरह से एक संबल मिल जाएगा, और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो दूसरा वायदा किया है कि 5,000 करोड़ का हर जगह में, हर जिले में वो बनाया जाएगा एक, तो वो जो फंड बनाया जाएगा जिससे लोग अपने रोजगार शुरू कर सके, तो इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा संकट है हर माँ बाप के लिए एक होता है कि मेरा बच्चा रोजगार कम से कम पा जाए, वह तो एक संकट हल हो। इन सब ने नरेंद्र मोदी की हालत बिगाड़ दी है, और यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं सूझ रहा है, तो अपने ही झूठ के सच बताते घूम रहे हैं।
नफरत के बूते बनाने घूम रहे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, आपके समझने की बारी है। जय हिंद।